नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में हैं और आज कुछ विषय है जो कहा जाए कि क्षेत्रीय विषय है, लेकिन देखा जाए तो नेशनल स्तर के विषय हैं और उस पर हम लोग शिवाजी राय से बात करेंगे और क्या चीज़ें चल रही हैं और उसका असर आम जनता पे क्या पड़ेगी। हम लोग मुख्य विषय यही है, जैसे बिजली की जो समस्या है, बिजली का निजीकरण है, जो खाद किसानों के लिए भी किया गया है कि उस खाद का उपयोग कम किया जाए, उसके पीछे क्या बात है। महिलाएं जो समूह में पैसा ले रही हैं, जो दिलवाया जा रहा है, उसके पीछे क्या मामला है, क्या मंशा है, क्या अदर जो भी समस्याएं हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए राय साहब से मुखातिब हों। और सर, हमारे जो नमस्कार। लोग हैं उनको ये बिजली का निजीकरण और समूह की जो महिलाओं के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या मामला है या सही है, किस तरह से है। इसके अलावा जो अभी बात आ रही है कि खाद के कम इस्तेमाल का, उसके पीछे क्या बात है, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा हम चाहेंगे कि नमस्कार। ये जो समूह की महिलाओं से पहले बात चर्चा करेंगे कि जो समूह की महिलाओं की स्थिति है, सबसे गरीब आदमी को सबसे महंगा ब्याज पर पैसा मिलता है। जो गरीब महिलाएं हैं, बिल्कुल निराश्रित है, उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, उनको कोई बैंक कर्ज नहीं देता, सरकारी बैंक कर्ज नहीं देता है, तो उनको फाइनेंस कंपनियां, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, उनसे कर्जा मिलता है और समूह बनाकर कर्जा दिया जाता है। रजिस्टर्ड साहूकार। हाँ, रजिस्टर्ड साहूकार महाजनी सिस्टम है, जो पुराना नए तरह से महाजनी सिस्टम आया हुआ है, लगाया जा रहा है। तो उन महिलाओं को 2% महीना ब्याज पर पैसा दिया जाता है। वो 10 दिन 15 दिन में वसूली हो जाती है, 2 बार वसूली महीने में हो जाती है, तो 24% ब्याज हो जाता है। 24% ब्याज उनका कम से कम हो जाता है। फिर वो उनसे जब नहीं दे पाते हैं, दूसरे बैंक से कर्जा, दूसरे फाइनेंस कंपनी से कर्जा दिया जाता है, फिर तीसरे दिया जाता है, तो कर्ज के बोझ तले दबती चली जा रही है। और वसूली का जो तरीका है इतना माने बर्बर है कि वो महिलाओं को गाली देना, उनके घर में ताला बंद कर देना, उनका सामान उठा ले जाना, 10-10 बजे तक घर में बैठे रहना, इससे रात में और वो पीड़ित होकर महिलाएं, तमाम महिला परिवार जो है वो गांव छोड़कर चले गए हैं। आत्महत्याएं भी इस मामले में कई हुई हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक है। मेरी पार्टी भाकपा माले ने इस सवाल को बड़े मजबूती से उठाया है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमारे सांसदों ने सवाल उठाया है, हमारे पार्टी के बड़े नेता ने भी सवाल उठाया है कि दीपंकर जी ने भी इस बात को कहा कि ये बड़ा मुद्दा है। जो गरीब आदमी को, सबसे गरीब आदमी को सबसे महंगा कर दिया जाता है, सबसे धनी आदमी कंपनियों को सबसे सस्ता कर दिया जाता है, किसान को महंगा कर्ज और समूह की महिलाओं को महंगा कर्ज और देश के पूंजीपति को सबसे सस्ता कर्ज, फिर उनको एनपीए करके उनका पैसा माफ कर दिया जाता है, कंपनियों का और हाँ बड़े लोगों का। और 26 लाख करोड़ कर्ज अभी तक उनका एनपीए किया जा चुका है, माफ किया जा चुका है, लेकिन उन गरीब महिलाओं का कर्जा माफ नहीं किया जाता है, उनकी वसूली होती है और बराबर तरीके से वसूला जाता है। किसानों कर्जे 10 साल में अभी तक माफ नहीं हुए, जो किसानों की तबाही है, उनका उत्पाद कैसे लूट लिया जाता है किसानों का। अब तो नया तरह से लूटने का तरीका आ गया है कि वो किसान अगर जो खाद नहीं डालेगा तो खेती होगी नहीं। अब जैविक खेती का प्रचार मैं देख रहा हूँ कि एक साल पहले से हो रहा है, और तमाम उनके जो उनका वो थी वॉल प्रिंटिंग करके और प्रचार किया था कि जैविक खाद का इस्तेमाल करिए। तो किसी और कंपनी के हाथ में ले जाने, किसानों को एक साजिश से ले जाने की साजिश है, और किसान खाद नहीं डालेगा तो उनका उत्पादन नहीं होगा, फिर किसान भूखे मरेगा। इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो मोदी जी ने यूएस भारत जो ट्रेड डील हुआ है, वो ट्रेड डील के तहत 500 बिलियन डॉलर मतलब समथिंग 45-46 लाख करोड़ का आयात अमेरिका से होगा। उसमें मकई होगा, उसमें गेहूं होगा, उसमें दूध फल सब्जी होगा। वो सब्जी इसीलिए जानबूझ करके खाद यहाँ उत्पादन घटेगा तो बाहर से बाजार में आएगा, बहाना मिलेगा कि हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। ये बाकायदे साजिश है। मैंने ट्रेड डील के तहत माल अमेरिका से भारत में बेचा जाए, और जिस दबाव में ट्रेड डील हुआ, एक तरफा हुआ है। आपने देखा कि अभी जो है वहाँ का विदेश मंत्री आई थी, रूबियो क्या नाम था उनका, वेनेजुएला का भी विदेश मंत्री यहाँ आएगा, देख लीजिए। वो डिक्लेयर कर रहा है, भारत को पता नहीं है, वेनेजुएला का पता नहीं है, और ये डिक्लेयर करके जा रहा है। ये बड़ी साजिश। क्या मैंने भारत के बारे में, किसानी के बारे में, समूह की महिलाओं के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, रोजगार के बारे में अमेरिका डिसीजन भारत के बारे में ले रहा है। ये मेरे संप्रभुता पर बड़ा हमला है। तो किसानों का जीवन दुभर होगा। नौजवानों की हालत आपने देखा कैसे, जो पेपर लीक हुआ, सबसे महत्वपूर्ण पेपर नीट का, वो पेपर लीक हुआ। 89 पेपर आज तक लीक हो चुके हैं, और परसों जो पेपर हुआ लीक हो गया, लीक नहीं हुआ नहीं, पर्चा निरस्त कर दिया गया। एसएससी जीडी का पर्चा था जो निरस्त कर दिया गया। 3000 की जगह थी 5000 बच्चों को बुलाया गया।
पर्चा फिर से निरस्त कर दिया, बच्चे रो रहे थे। तो देश में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये किसी भी हालत में नौकरी देने की स्थिति में नहीं है। ये दे नहीं रहे। 12 सालों में और 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एक नौकरी नहीं दिया इन्होंने, झूठ बोला इन्होंने। ये नियुक्ति जो कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जिस तरह से हो रही है, जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो रहे हैं, जो वाइस चांसलर नियुक्त हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनकी कैटेगरी के आप देख सकते हैं ठीक से। तो ये पूरे देश के अंदर जो किसानों मजदूरों की हालत है, जो महिलाओं की हालत है, बिहार में जो मेडिकल की जो छात्रा की दशा क्या हुई और उसमें कौन कौन था, कैसे था, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि ये भारत के खिलाफ कैसे साजिश चल रही है और कैसे खेल हो रहा है। इसमें जो किसान की तबाही तो सुनिश्चित है। एक तरह से जमीन छीनी जा रही थी, उनका उत्पाद छीना जा रहा था। गेहूं 22.5 रुपए कुंटल बिका है और लागत कितनी बढ़ी हुई है, पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ गया। डीजल का दाम बढ़ेगा, एक ट्रैक्टर में 3.5 लीटर डीजल खपत होगी, खेत की जुताई होगी, वो पैसा किसान को देना पड़ेगा। पंपिंग सेट चलेगा, वो पैसा किसान को देना पड़ेगा, डीजल इस्तेमाल होगा। तो इस स्थिति में हमें लागत और बढ़ जाएगी और हमारे उत्पाद का जो है, पिछली बार गेहूं 26 रुपए कुंटल बिका था, इस साल गेहूं 22.5 रुपए कुंटल बिका। तो हमारे उत्पाद की कीमत घटती चली जाएगी, लागत बढ़ती चली जाएगी। तो किसान को विवश किया जा रहा है कि वो किसी भी हालत में ये जमीन छोड़ दे ताकि ये कारपोरेट फार्मिंग हो। ये कारपोरेट फार्मिंग जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हो रहा है और इसके और पीछे अंदर जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस है, आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, इनका पूरा एजेंडा है कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मतलब कि जो जिसका दर्जा उद्योग का होगा उस काम को उद्योगपति करेगा। ये बात साफ है और ये उनके एजेंडा में है, उनके मैनिफेस्टो में है कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। मतलब कि अब किसानी का काम कारपोरेट करेगा। तो जमीन किसानों से छीननी है, लोकतंत्र है, वोट लेना है किसी न किसी तरह घुमा फिरा करके। अब इसीलिए जो है ये वोट लेना है तो सीधे नहीं छीन रहे हैं, कानून बनाकर छीनने की कोशिश किया तो 3 काले कानून पर लड़ करके किसानों ने वो 3 काले कानून वापस करवाया। अब नया तरह से छीनने का तरीका। अब जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो जमीन का क्लस्टर बनाते हैं। ये एक्सप्रेसवे के बगल में 12 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर आप जमीन बेच खरीद नहीं सकते हैं। वो जमीन का क्लस्टर बनेगा, मतलब कि लैंड बैंक बनेगा, माने वहां होटल बनेंगे किनारे किनारे, वो कारपोरेट के दिए जाएंगे। एक एक्सप्रेसवे बनेगा, उससे वसूली कारपोरेट करेगा। फिर उनके होटल बनेंगे तो किसानों की जमीन पर जमीन को कैसे नए तरीके से वो सीधे नहीं ले सकते हैं, तो क्लस्टर बना के ले रहे हैं। तो क्लस्टर बना के लेके चले जाएंगे वो। तो किसान ये बात नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो उसको इतना व्यस्त किया गया है, उसको क्राइसिस पैदा की गई है कि सवेरे से शाम तक उसी में लगा हुआ है। तो खाद बीज के चक्कर में, पानी के चक्कर में, डीजल के चक्कर में, गैस के चक्कर में पड़ा हुआ है। गैस नहीं मिला तो किसान भाई वहां जा रहा है। फिर वो जो है उनके बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है किसानों मजदूरों के बच्चों की, तो वो सुबह शाम तो फीस कहाँ से दे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ रहा है, उसको गिरवी रखना पड़ रहा है। उसको इस संकट में पड़ा हुआ है तो वो कुछ सोच नहीं पा रहा है और लगातार उसको जो है आप देखेंगे कैसे उसी किसान का और कहीं और लोग नहीं है। ये बात आपको शहरों में मिडिल क्लास में देखने को नहीं मिलेगा कि उनका बच्चा घूमकर गाय रखा रहा है और गाय की रखवाली की बातों कर रहा है जो गाय पालता नहीं है। गाय कौन पालता है? गाय किसान पालता है। और गाय तब पाली जाती थी जब पूरे जो काऊ बेल्ट है देश में, जो नॉर्थ इंडिया का काऊ बेल्ट में खेती किसानी जो होती तो गाय से होती थी। गाय जो है दूध देती थी, गाय का गोबर और गाय के बछड़े हल चलते थे। ये केवल काऊ बेल्ट में ही गाय के बछड़े हल चलते हैं, बाकी अन्य इलाके में गाय के बछड़े हल नहीं चलते थे, इसलिए वो गाय माता नहीं है। वहां भैंसा हल चलता था, वहां अलग अलग तरह से जो है खच्चर है, तमाम चीजें, तो उनसे काम उनका होता है। पहाड़ों पर खच्चरों का काम है, यहाँ हल चलने का काम जो बैल करते थे। कुछ इलाके में भैंसा जो है हल जो बग्गी चलाते थे, हल चलते थे, हल भी चलते थे भैंसा और बग्गी भी चलाते हैं। कानपुर इलाके में जाके देखिए। तो ये जो बड़ा संकट आया हुआ है ना, गाय के नाम पर बछड़ा जो है हमारा इकोनॉमिक मामला था, अब उसका उपयोग नहीं है, ट्रैक्टर आ गया। आप ट्रैक्टर ला दिए तो बछड़ा हल चलेगा नहीं, तो बछड़ा लेकर क्या करेगा किसान? तो ये आर्थिक मामला पहले भी रहा है, अभी भी आर्थिक मामला है। अभी भी बंगाल में जब मुसलमानों ने कहा भाई हम नहीं खरीदेंगे गाय और बैल नहीं खरीदेंगे, तो स्लॉटर हाउस किसके हैं? आप सर्च करिए, जितने हिंदू कर रहे हैं, बड़े ठेकेदार हैं, उन्हीं सबके स्लॉटर हाउसेज हैं हिंदुओं के। सबसे ज्यादा गाय के बछड़े कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय 99 में सबसे ज्यादा मांस की सप्लाई विदेश होती थी भारत से, क्या बछड़े और भैंसिया करते थे आप। और आज की तारीख में देखिए कि देश जो है, भारत जो है, दुनिया का सबसे बड़ा मांस सप्लायर हो गया। अरे तो कट रहा है ना, ये तो कौन काट रहा है? ये हमको जो है इन किसानों मजदूरों को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करिए आप। इन किसानों मजदूरों को हिंदू मुस्लिम में उलझाने की कोशिश हो रही है। जो आर्थिक मामला उससे छीना जा रहा है। जो बछड़े बिक जाए पैसे मिल जाते थे, अब कोई बिक नहीं रहा है, अब आवारा हो रहा है।
तो उनको ले जाया जा रहा है वो गौशाला में, फिर वहां से बेच दिया जा रहा है, तो बेचने वाले दूसरे लोग हो गए। मैंने जो किसान है उसको पैसा न मिले, दूसरे को मिले, और वो कटे भी, और कटेगा तभी बिकेगा। और क्या करेगा, पिला कर गले बांध घूमेगा, बछड़े कोई गले बांध घूमेगा क्या? नहीं तो जो गोरक्षा कह रहे हैं, नहीं तो गोरक्षा कह रहे हैं, तो ये बछड़े जो है किसानों को सबसे बड़े हिमायती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, उनके मठ में डाल दिया जाए, उनके मठ में चला जाए, वो रखा में उसको तो नहीं रखाएंगे। वो कुछ गुंडे पालक हैं, वो गुंडो पालक हैं कि किसानों को पकड़ के ठीक करना उनको, क्योंकि जमीन तो छीननी है उनको, तो किसान कैसे त्रस्त होगा उसके सारे उपाय कर दिए जाएगा। अभी खाद मिलेगा नहीं किसानों को, अभी बिहन पड़ेगा, खाद की आवश्यकता है। मैं 2-4 दुकानदारों से बात किया तो ये पता चला कि दुकानदार कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है कि खाद जिस गोदाम में रिलीज नहीं करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोल दिया है खाद नहीं इस्तेमाल करना है। प्रधानमंत्री ने बोल दिया खाद डालने से धरती माता नाराज हो। अरे भाई, तो खदान करने से नहीं नाराज हुई क्या? ये कोल बला का जो खलाक हो रहा है, पूरा जंगल खोद दिया गया, पूरा पहाड़ खोद दिया गया, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके वजह से पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है, तबाही मच गई है देश के अंदर, धरती माता नहीं नाराज होती है? ये धरती माता नाराज नहीं हो रही हैं, इनको धरती माता से कुछ लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट जो है आरएसएस कंप्लीट व्यवसायिक है, और इनका तालमेल पूरे दुनिया के उन लोगों से है, व्यवसायी लोगों से है, जो भारत का शोषण कर सके, भारत की लूट कर सके। ये आरएसएस का तालमेल है, इसके वजह से मोदी की सरकार बनाई गई। ये लूट करना है उनको, तो ये आर्थिक मामला पूरा है। अब आर्थिक मामले में जमीन किसान के पास है तो छीन लेना है। अब हम आते हैं कि आपने देखा हरियाणा में, पानीपत में, नोएडा में, बिहार में, तमाम जगहों पर मजदूरों का जो आंदोलन हुआ, हड़ताल हुआ देश के अंदर, आज करीब कम से कम 1000 से ज्यादा मजदूर नेता मजदूर जेल में है। भाई 2020 में आपने कानून बना दिया, लेबर खत्म कर दिया। हम जानते थे, हम ये भी जानते थे कि ये भाई जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये पूरा मजदूर विरोधी और किसान विरोधी। तो पूंजीपति को क्या चाहिए? कच्चा माल सस्ता फ्री मिले तो ज्यादा अच्छा है, उनका मुनाफा बढ़ेगा, और श्रम उनको सस्ता और फ्री मिले तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए किसान के खिलाफ कानून बनाया गया, कृषि कानून 3। किसान लड़के तो वापस करवा दिया, लेकिन नए तरीके से उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो मजदूरों कानून बने, मजदूर नहीं समझ पाया। 21 नवंबर को, इसी 21 नवंबर को नोटिफिकेशन हो गया कि 4 कोड लागू हो जाएगा, जिसमें 8 घंटे के काम का जो प्रस्ताव मामला था वो खत्म कर दिया। अब अनलिमिटेड काम कराया जाएगा, जितना मजदूर काम कर सके। तो क्या मजदूर बिना मजदूर यूनियन के वो बार्गेनिंग कर सकेगा पूंजीपति से? उसकी हैसियत है? नहीं है। तो जो लेबर कोड बना वो कंप्लीट पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। अब हमारा श्रम है वो जैसे चाहे लूट सके। मजदूर काम करने से मना करेगा तो मजदूर खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। पहले था कि 8 घंटे से ज्यादा काम लेंगे तो मजदूर कंप्लेंट कर सकता है, मुकदमा हो जाएगा उनका, नहीं तो ओवर टाइम दे। तो सारे कानून खत्म कर 4 कोड बनाया। अभी जब हड़ताल कर रहे थे तो 8 घंटे की मांग कर रहे थे। अरे 8 घंटे का जो काम है, मजदूरों से भी मैं कहना चाहता हूँ और मजदूर नेताओं से भी, कि 8 घंटे का जो काम था वो लेबर एक्ट के तहत मिला था, जो 1948 में कानून बना, वो हवा में नहीं मिल रहा था। और वो मैं कह दूं क्यों मिल रहा था, ये जानना चाहिए सबको, वो भाजपाई हो, अंधभक्त हो, कोई भी हो, क्योंकि उनके बेटे भी मजदूरी कर रहे हैं फैक्ट्रियों में जाकर। वो जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से निकल करके आया है, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक काम मजदूर करेगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र निकल गया, जो मार्क्स और एंगल्स का जो घोषणा पत्र 1848 में बनाया, उससे वो निकल करके आया है। और 1 मई 1886 को जो शिकागो में मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, और मजदूरों का जो झंडा सफेद था वो लाल झंडा बना उस समय, क्योंकि वो खून में रंगा झंडा, क्योंकि गोलियां चली और खून बहा। तब जाकर के 8 घंटे काम, सोशल सिक्योरिटी, ओवर टाइम, वर्किंग प्लेस पर उनके जो है उनको सुविधाएं जो मिली, ये सब कुछ मिला और तमाम चीजें मिल रही थी लड़ करके। तो उस लड़ाई से मिला है, मतलब लाल झंडे की लड़ाई से इस देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर उन मजदूरों को जो काम मिला, जो मजदूरों को अधिकार मिला, वो उस लाल झंडे की लड़ाई से मिला है, कम्युनिस्टों की लड़ाई से मिला है। और अभी 2 दिन पहले वहां जो है नक्सलवादी आंदोलन था। ये जानना चाहिए तमाम किसानों के में कानून बने, तो नक्सलवादी आंदोलन किसानों का आंदोलन है, जिसमें किसान शहीद हुए, 8 किसान शहीद हुए। वहां पर सरकार ने गोलियां चलाई, सरकार ने बुलडोजर से कुचलने की कोशिश की उस आंदोलन को, लेकिन वो नक्सलवादी आंदोलन पूरे देश में फैल गया। वो विशुद्ध किसानों का आंदोलन है। और सरकार ने जो परिस्थितियां पैदा की आज की तारीख में, कि मजदूरों के सारे हक छीन लिया, किसानों की जमीन छीन रही है, तो क्या किसान सो के मार खाए? लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या जनता सो करके पुलिस की लाठी खाए? ऐसा होगा क्या? तो जिसके पास ताकत होगी वो लड़ेगा, सत्ता से भी लड़ेगा, और हमारा काम है सत्ता से लड़ना, इन किसानों के लिए, इन मजदूरों के लिए, इन नौजवानों के लिए। अभी जो पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर,
89 पेपर लीक हुए हैं 12 सालों के अंदर। एनटीए प्राइवेट संस्था है, एनटीए जो है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी बनी है, वो प्राइवेट संस्था है। उसका चेयरमैन बना दिया गया एक धूर्त आदमी को, और पेपर वहीं से लीक हो जाता है, क्योंकि पेपर प्राइवेट प्रेस में छपता है। पहले पेपर छपते थे वो राजकीय प्रेस में छपते थे, राजकीय प्रेस बंद है, खत्म कर दिया उसको। तमाम राजकीय प्रेस है, लखनऊ में राजकीय प्रेस है, इलाहाबाद में राजकीय प्रेस है, तमाम जगह पर है। तो राजकीय प्रेस में छपता था तो प्रेस जिम्मेदार होता था। नहीं, आज क्या प्रेस जिम्मेदार नहीं है? कोई जिम्मेदार नहीं। आज नहीं, अगर यदि जो सक्षम लोग हैं उनकी मिली भगत अगर नहीं होती तो ये इसका जांच करके जितना पेपर लीक हुआ है, किसी को सजा हुआ है, किसी को फांसी की सजा दी गई है, किसी को नहीं, ये बात तय है, जीवन कारावास कुछ नहीं, ये बात तय है, ये बात तय है कि वहीं छपने के लिए दिया जाता है। कैसे ये माना जाए कि जो सक्षम लोग हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि ये पेपर लीक ना हो? नहीं, ये बात तय है कि प्रेस वहीं दिया जा रहा है छपने के लिए जहाँ से लीक हो, जो उनके लोग हैं, जो उनके लोग हैं, और सरकार छपवा रही है, सरकारें लीक कर रही है। मैंने शिक्षा मंत्री का काम है ये देखना, और शिक्षा मंत्री के साथ रहने वाले पेपर लीक कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे पास हो रहे हैं। ये बात साफ है कि ये शामिल है वो, मैंने इसीलिए प्राइवेट में जा रहे हैं कि सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये बताइए, पीडब्ल्यूडी में कोई काम नहीं है, कोई बजट नहीं आता है, तो जो उनके अंदर में है, जो बेईमानी कर सके ठेकेदार, उसके उस माध्यम से ज्यादा कंपनियां ठेका ले रही हैं, तो पीडब्ल्यूडी का काम खत्म हो गया। ये सुपरविजन करेंगे, इनके पास बजट नहीं आएगा, वो नहीं काम कराएंगे। ये समझना होगा कि जितनी बेईमानी हो सकेगी प्राइवेट सेक्टर में, वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो सकेगी। तो सबका निजीकरण हो रहा है, कर दो निजीकरण ताकि बेईमानी हो सके, खुलेआम लूट हो सके। निजीकरण का मतलब ही लूट होता है। और स्कूलों का निजीकरण, जो है कंपनी का नाम है, रेल का निजीकरण, भेल का निजीकरण, बीएसएनएल का निजीकरण, ये निजीकरण का मतलब लूट के लिए होता है। अच्छा, एक बात आ रही थी, कुछ लोगों का ये कहना था कि योगी जी का स्पीच था कि ये कह रहे थे कि सपा वाले दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, अपने बच्चों को ये लोग जो है बढ़िया विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, और बाकी लोगों के लिए कहते हैं कि सरकारी विद्यालय चलाना चाहिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये अपने को सुपर व्यवस्था में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बाकी गरीबों के बच्चों को जहां संसाधनों का अभाव है वहां पढ़ाना चाहते हैं। तो एक बात ऐसी आई थी, लोगों का समाज में कहना था कि इस तरह का स्पीच इन्होंने दिया था। जोगी को हाँ। एक तो जोगी नहीं है वो, अच्छा, वो सत्ताधारी है, अच्छा, मुख्यमंत्री है। अच्छा, ये बार बार जोगी कह के जोगी सबका अपमान हो रहा है। अच्छा, ये पहली बात करना चाहिए, वो सत्ताधारी है। जोगी का मतलब है योग से जोगी बना हुआ है, जिनका ईश्वर से संबंध हो गया हो, मिलन हो गया हो, योग हो गया हो, उसको योगी कहते हैं। योगी नहीं है, ये सत्ताधारी है, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। मठ में रहते हैं तो पढ़ाई से लेना देना नहीं है, मठों का कभी हिस्ट्री में पढ़ाई का मामला नहीं रहा, ये जानना चाहिए। तो जोगी को पता ही नहीं है कि कौन कौन विदेश पढ़ रहे हैं। रविशंकर का बेटा कहाँ पढ़ा है, जो मंत्री थे, एमपी भाजपा के हैं, सूचना प्रधान मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, जो पटना से एमपी हैं, उनका लड़का कहाँ पढ़ता है। सुषमा स्वराज मिनिस्टर थी, क्या नाम है, विदेश मंत्री थी, उनकी बेटी कहाँ पढ़ के आई, वैष्णवी स्वराज कहाँ पढ़ के आई है। पीयूष गोयल का बेटा कहाँ पढ़ता है। इनके जितने मंत्री हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जो कि उसकी लिस्ट निकाल दें, उनकी लिस्ट निकाल दें, फिर अपने कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट निकाल दें, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जोगी के तो बच्चे हैं नहीं, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, उनको अपने बच्चे की भविष्य चिंता नहीं है। जिनको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, वो भाजपा में हो या सपा में या बसपा में हो या कांग्रेस में हो, तो वो अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। किसान भी देना चाहता है, मजदूर भी देना चाहता है। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर को आपने बढ़ा दिया, स्कूल बंद कर देंगे, स्कूल को बेहतर नहीं बनाएंगे। सरकार के पास संसाधन ज्यादा है कि प्राइवेट में संसाधन ज्यादा है? ये मामला यही मैं आपसे कह यही रहा मैं था पूछ रहा हूँ कि आम मैं जोगी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास संसाधन ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर में संसाधन ज्यादा है। यूएन की रिपोर्ट है, यूएन का डायरेक्शन भी है, उनका कहना है, यूएन का डायरेक्शन है, और उनका कहना है कि बजट का 6% आपको एजुकेशन पर खर्च करना है सभी देशों के लिए। भारत में 2.5% भी बजट का खर्च एजुकेशन पर नहीं हो रहा है। हमारी मांग पहले से कि 6% खर्च किया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर, देश की जितनी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इलाहाबाद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईआईटी हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटी, आईआईटी बनी जितनी, हमारे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेज हैं, ये कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, एमईटी से लेकर के ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या किसी रैंकिंग में है?
नहीं अब नहीं है ना, रैंकिंग में नहीं है। हमारे अभी तक जो हमारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे उनको बेहतर सुविधा और रिसोर्सेज दिए जा रहे थे। आज की तारीख में आपने एजुकेशन पर रिसोर्सेज काट दिया, सुविधा काट दी, आपने बजट ही काट दिया। आप जानबूझ करके कंपेल कर रहे हैं लोगों को कि आप प्राइवेट में पढ़ने जाइए। आपने 89,000 स्कूल बंद कर दिया देश के अंदर, प्रदेश में 5,000 बंद कर दिया। तो आपने जब बंद कर दिया, 89,000 स्कूल बंद कर दिया आपने, तो आप क्या करेंगे? अब आप गलत थेथरई बतियाएंगे। इसको कहते हैं गांव में थेथरई, ये शब्द है। आप स्कूल बंद करेंगे और दूसरे को गरियाएंगे। समाजवादी पार्टी स्कूल बंद किया था क्या? नहीं बंद किया था ना। कांग्रेस ने स्कूल बंद किया था, उन्होंने खोला और आपने बेच दिया। तो आप बेच रहे हैं तो अपने बेचने को छिपाने के लिए थेथरई बतिया रहे हैं। और ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी बोलता है, जिनको अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है। मोदी को भी बच्चे नहीं पढ़ाना है, जोगी को भी बच्चे नहीं पढ़ाना है, और उनके जिनको बच्चे पढ़ाना है उनकी पार्टी के लोगों का, वो बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं और कॉन्वेंट पढ़ा। लखनऊ में सारे भाजपाइयों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। वो सिटी मॉन्टेसरी में, मिलेनियम में, जयपुरिया में और जो है एलपीएस से पढ़ते हैं। ये को नहीं पढ़ते वहां, तो इनके लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये दूसरे को गाली दे रहे हैं क्योंकि ये सुविधा नहीं देना चाहते। वो बजट जो है कारपोरेट दे रहे हैं। मामला तो यही है जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा था। उसके पीछे बात ये थी कि जो आम आवाम में बात उठ रही है, जो बात चल रही है उनके इस स्पीच को लेकर के, तो वो बात ये चल रही है कि जब योगी जी ये जान रहे हैं कि ये सरकारी विद्यालय संसाधन विहीन है, ये जान रहे तभी बोले हैं ये। तो जब ये बोले हैं तो संसाधन युक्त कौन करेगा सरकारी विद्यालयों का? उसकी जिम्मेदारी कौन, किसकी है? ये जिम्मेदारी और किसी सरकार से ज्यादा पावरफुल क्या प्राइवेट वाले होते हैं? क्या होते ही नहीं है। मैंने बताया आपको कि अभी तक जो है कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की किसी रैंक में नहीं आई है। तो क्या संसाधन गवर्नमेंट सेक्टर में है? पता है कि संसाधन विहीन व्यवस्थाएं हैं सरकारी, तो फिर ये संसाधन युक्त क्यों कर नहीं रहे हैं? ये जान साजिश है। मैं कहा कि वन का डायरेक्शन है, आदेश है, निर्देश है, एजुकेशन पर 6% खर्च करें। 3% से घट के 2.5% आ गया है, 6% के होने के बजाय। एजुकेशन पर 2.5% बजट खर्च करेंगे। अब विज्ञापन पर पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, इवेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो इसलिए और एक्सप्रेसवे बनाने पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे कोई लेना देना पढ़ाई से नहीं है, शिक्षा से नहीं लेना देना है। वो कारपोरेट का मामला है, तो पैसा कारपोरेट को देंगे, शिक्षा बजट नहीं देंगे, क्योंकि गरीब के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। अब पढ़ते थे, इन्होंने स्कूल बंद कर दिया। ये साजिश की है देश के अंदर शिक्षा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में बता दूं आपको साफ साफ, ये जानना चाहिए। आदमी को हमेशा डायग्नोसिस करना चाहिए, और डायग्नोसिस करेंगे तो ये पता चलेगा कि आरएसएस में पढ़ाई का कोई कॉलम नहीं है। मोदी के जो आरएसएस से बाहर थोड़ा ना है, ये उनके आनुषंगिक संगठन है। उनका डायरेक्शन ऑलरेडी गोलवर्कर का है कि लोग कम पढ़े लिखे रहना चाहिए, प्रशासन बेहतर चलेगा, सवाल नहीं करेगा। इनको सवाल करने से डर है, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहते। ये जो है चाहते हैं कि गरीब ज्यादा रहे इस देश के अंदर, प्रशासन चलाना आसान होता है, इसलिए 5 किलो अनाज पर जिंदा रखना चाहते हैं। हाँ, इसलिए 5 किलो अनाज पर जिंदा रखना चाहते, सब छीन करके। अब डीजल महंगा करे तो किसान तबाह हो जाएगा, तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। यही बताइए, पेट्रोल महंगा करे किसान तबाह होगा, नौजवान तबाह होगा। अंत में अगर 2 लाइन में देश के जो आम पब्लिक है उनके अगर यदि कुछ मैसेज दिया जाना हो तो क्या दिया जाएगा? क्या 2 लाइन में है भाई, पब्लिक आंख खोले। अब 12 साल से इनका झूठ चल रहा है, जोगी का, मोदी का। ये झूठ जो का पर्दाफाश हो गया है, और इसीलिए नए तरह से सोशल मीडिया पर जो जेनजी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही बोल दिया कि ये काकरोच है। तो इस तरह का जो हे दृश्य हमारे समाज को देखा जा रहा है, नौजवान को, किसान को, मजदूर को, यहाँ खोलें। इस सरकार को जल्दी से जल्दी भगावे। इन पर बहस की जरूरत नहीं अब है, बहस हो चुकी, 12 साल बहुत होता है। और डॉक्टर लोहिया की देश में हुआ करते थे, हम उनके विचारों के पोषक नहीं है। वो सोशलिस्ट धारा के थे, हम कम्युनिस्ट धारा के हैं। लेकिन लोहिया ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, अब इंतजार की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। अब इनको जल्दी से जल्दी भगाइए, नहीं तो आप बचेंगे नहीं, ये देश नहीं बचेगा, ये देश खत्म हो जाएगा। ये देश बचाना है, संविधान बचाना है, इस बहस में नहीं उलझना है, क्योंकि स्कूल की जरूरत है सरकार की। इसलिए जोगी की बात और मोदी की बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। बहुत झूठ बोल लिए और मामला खत्म। जल्दी जाए यहाँ से, इनकलाब जिंदाबाद। तो आप लोगों ने सुना, और जो चीजें दिखाए हैं, बताए हैं, इस पर खुद मनन करिए आप लोग। पीछे की बातों को, वर्तमान की बातों को और भविष्य की योजना को जब देखेंगे, मिलाएंगे, तो आपको सही रास्ता बनेगा, सही चीजें दिखेंगी, और उसके हिसाब से जल्द आदमी को निर्णय लेना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।